दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं आगे आने वाली हैं, तो उसके लिहाज से लेकर पर्यावरण और पारिस्थितिकी का अध्ययन जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हम कई वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने पर्यावरण और पारिस्थितिकी के शुरुआती चैप्टर को पढ़े हैं। आज हम लोग पर्यावरण का संरक्षण कैसे किया जाता है, उसके हॉट स्पॉट क्या हैं, उसके ह्रास के क्या कारण हैं और कहाँ ज़्यादा जैव विविधता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बारे में सिर्फ क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ेंगे। पहले हम लोग क्वेश्चन उठाएंगे और उस क्वेश्चन कितने परीक्षाओं में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं आज इसके माध्यम से, और जो नया आएगा वो हम समझाते हुए आपको चलेंगे। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, हम उसका आपको सोल्यूशन उसका ज़रूर देंगे। तो दोस्तों आइए अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इन चारों टॉपिक से पूछे गए हैं। दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं आज हम लोग 4 टॉपिक पे पढ़ेंगे। जैव विविधता की प्रवणता यानी कि ज्यादती कहाँ है, ज़्यादा जैव विविधता कहाँ है, इसके हॉट स्पॉट कहाँ हैं, इसके ह्रास के कारण क्या हैं और इसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है। तो आप जानते हैं जैव विविधता की प्रवणता का मतलब जैव विविधता ऐसा ही नहीं कि एक ही जगह पाया जाता है। जैव विविधता जो होता है दोस्तों ये वहाँ के जलवायु, ऊष्मा, पानी इन सब पे निर्भर करता है। जैव विविधता का मतलब क्या होता है ये हम लोग पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। तो इसकी जाति कहाँ होती है, कहाँ जैव विविधता प्रमुख रूप से पाया जाता है या सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाया जाता है, इस पे कम से कम 15 बार क्वेश्चन आ चुका है। आप लोग ध्यान दीजिए कि जैव विविधता सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, इस पे लगभग 15 बार क्वेश्चन आया है। पीसीएस में भी आया है, एसएससी में भी आया है और आईएएस में भी आया है, वनडे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया है। तो आज हम लोग जानते हैं कि जैव विविधता सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है। तो हमारे पृथ्वी के जो 2 पोल हैं, हमारे पृथ्वी के जो 2 पोल हैं, ये हमारी हो गई पृथ्वी, ये हमारा उत्तरी ध्रुव, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव और हमारा ये विषुवत वृत्त। जैसा कि आप लोग जानते हैं यहाँ ठंडी रहती है, यहाँ ठंडी रहती है, लेकिन यहाँ बीच में जो एकदम मध्य में होता है, यहाँ वर्ष भर उच्च तापमान, उच्च वर्षा और गर्मी बनी रहती है। इस कारण से आप जीवों की संख्या जो होती है यहाँ बहुत ज़्यादा होती है, वनस्पतियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो प्राणियों और वनस्पतियों की उच्च संख्या, उच्च जीव संख्या, उच्च जीव भार वहीं पाया जाता है जहां वर्ष भर उच्च तापमान और उच्च वर्षा मिलती है। तो 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री नॉर्थ में, जीरो लाइन से, इक्वेटर लाइन से, विषुवत से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में ये संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। जैव विविधता जो है सर्वाधिक पाई जाती है। तो जैव विविधता का परिवर्तन क्या होता है, तो इस पे बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जैव विविधता में परिवर्तन कैसे होता है, कहाँ ज़्यादा पाई जाती है, कहाँ कम पाई जाती है। बस शब्दों का इधर उधर करके पूछा जाता है। तो आप ध्यान दीजिए कि विषुवत वृत्त से ऊपर की तरफ यानी ध्रुवों की तरफ या नीचे ध्रुवों की तरफ चलने पर जैव विविधता में कमी आती है, और यहाँ से विषुवत वृत्त के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण में जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। यानी कि एक क्वेश्चन और पूछा गया है उसको उलट करके कि ध्रुवों से जब हम विषुवत वृत्त की तरफ आएंगे तो जैव विविधता बढ़ जाएगी, और जब ध्रुवों की तरफ चलेंगे तो जैव विविधता हमारी कम हो जाती है। इन दोनों से कम 20 बार क्वेश्चन सिर्फ बातों को पलट के कहा गया है। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है शांत घाटी कहाँ है। शांत घाटी साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है। यह केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है। यह 12 किलोमीटर लंबी और 7 किलोमीटर चौड़े एरिया में स्थित है। 1984 में इसको नेशनल पार्क और अब इसे बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। ये शांत घाटी कहाँ है, यहाँ जैव विविधता की ज्यादती है, इसलिए इससे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और इससे कम से कम 15 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आता है बार बार वो फूलों की घाटी कहाँ है। तो शांत घाटी हमारी केरल में है और फूलों की घाटी जो हमारा है उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है।
याद रखिएगा, इस पे भी क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। जैव विविधता के हॉट स्पॉट, दोस्तों हॉट स्पॉट किसको कहते हैं? जैव विविधता के हॉट स्पॉट का संदर्भ या अर्थ उस स्थान से है जहां जैव विविधता तो अधिक मात्रा में पाई जाती है, लेकिन साथ ही साथ उन जीवों और उन प्रजातियों, उन वनस्पतियों के जीवन पर संकट भी होने वाला होता है या हो रहा होता है, या उनके जीवन को संकट होता है। ऐसे ही स्थान को हॉट स्पॉट के नाम से जाना जाता है। यानी वहाँ जैव विविधता तो है, लेकिन उनके जीवन को संकट है या आने वाले समय में होने वाला है, ऐसे जगह को जैव विविधता के हॉट स्पॉट के रूप में जानते हैं। भारत में अपने 4 जैव विविधता के हॉट स्पॉट है, जैसे पूर्वी हिमालय हो गया, पश्चिमी घाट हो गया जिसमें हमारी शांत घाटी अवस्थित है, म्यांमार और भारतीय सीमा है सूडालैंड, या जिसको हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी कहते हैं। फर्स्ट सबसे बड़ा हॉट स्पॉट स्थल भारत का क्या है? वो पश्चिमी घाट है। इस पे कम से कम 20 बार क्वेश्चन पूछा गया है। पूर्वी हिमालय पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो जैव विविधता के हॉट स्पॉट भारत में कितने हैं? तो भारत में जैव विविधता के 4 हॉट स्पॉट हैं। इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग हम जो पढ़ा रहे हैं उसको अपने कॉपी में लिखते जाइए। हमारी आवाज़ आप सुन रहे हैं, हम यहाँ लिख रहे हैं, अगर यहाँ न दिखे तो आप अपने कॉपी में लिखते जाइए। इससे बाहर किसी भी परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है, बस यहीं से आएगा। अगला प्रश्न बनता है कि वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग किसे कहते हैं? ये भी 3-4 बार पूछा गया है, बड़े एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग जो है सिक्किम को कहा जाता है। यह पूर्वी हिमालय का ही एक भाग है। जीव विविधता की बहुलता यहाँ पाई जाती है। यहाँ के जो निवासी हैं वो लेप्चा, भूटिया और नेपाली लोग हैं। आप इसको ध्यान रखिएगा, सिक्किम को वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग कहा जाता है। अब हम लोग अभी प्रवणता देख लिए, हॉट स्पॉट देख लिए। अब हम लोग जैव विविधता के ह्रास के कारण के बारे में जान लेते हैं। तो जैव विविधता को खतरा किससे है, जैव विविधता के ह्रास का कारण क्या है, इससे भी कम से कम 20 बार क्वेश्चन आए हैं। तो जैव विविधता होती क्या है ये तो आप जानते हैं। तो जैव विविधता जो होती है यानी वह स्थान जहाँ पे एक निश्चित क्षेत्र में जीव जंतु और वनस्पतियों की बहुत संख्या पाई जाती है, वो जैव विविधता के रूप में जाना जाता है। अगर ये जैव विविधता खत्म कैसे होती है, तो आप इसके बारे में जान लीजिए कि जब इनके प्राकृतिक आवास की कमी हो जाए, यानी जो इनका प्राकृतिक आवास है इसको खत्म कर दिया जाए, चाहे प्रकृति के द्वारा चाहे मनुष्यों के द्वारा। तो भाई जब आवास ही नहीं रहेगा तो वहाँ की जीव जातियाँ कैसे रहेंगी, वो खत्म होती हैं। पर्यावरण के प्रदूषण से इन पे असर पड़ता है। जब वनों को काट दिया जाता है तो वनस्पति खत्म हो जाती है, या जंगल में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। या कभी कभी जब विदेशी जातियों का आक्रमण हो जाता है उसके कारण भी जो है जैव विविधता को खतरा होता है। ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापन के कारण भी होता है। प्राकृतिक दोहन अधिकतर जब हो जाता है, ज़्यादातर प्राकृतिक दोहन लोग करने लगते हैं, पेड़ पौधों को काटने लगते हैं, अवैध खनन करने लगते हैं, औद्योगिकरण करने लगते हैं, तो इसकी वजह से भी जैव विविधता को ह्रास होता है, खतरा होता है। ये सारे पॉइंट आप नोट रखिए। कभी कभी परीक्षा में एक एक पॉइंट लिख के और उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये 3 है, कौन ऐसा है जो नहीं है। तो प्राकृतिक आवास की कमी के कारण, पर्यावरण प्रदूषण के कारण, वन ह्रास के कारण, विदेशी प्रजातियों के आक्रमण के कारण, वैश्विक तापन के कारण, प्राकृतिक दोहन के कारण, अवैध खनन के कारण, औद्योगिकरण के कारण, शिकार के कारण भी प्रजातियों का ह्रास होता है, और तस्करी के लिए। इसके साथ एक लास्ट जो है वो है झूम खेती। झूम खेती में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वो लोग एक जगह वनों को काट के वहां खेती करते हैं। जब वहां की भूमि अनउपजाऊ हो जाती है तो वहां से चले जाते हैं, दूसरी तरफ फिर वनों को काट के खेती करते हैं। इसे झूम खेती कहते हैं। तो इस तरह जो है वनों का निर्वनीकरण हो जाता है और वन कम हो जाते हैं खेत बनाने के नाम पे। तो इसी तरह जैव विविधता को भी खतरा होता है। इस पे हमको कम से कम 15-16 बार क्वेश्चन मिले हैं।
अगला क्वेश्चन जो बनता है वो तितलियों का संकट के नाम से बनता है कि यद्यपि तितलियों का जो संकट है उससे हमारे जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, तितलियां जो होती हैं वो उष्ण एवं गर्म जलवायु की होती हैं। ये जो है इनके बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा नहीं हो पाता है। ये हमेशा उच्च उष्ण और गर्म जलवायु क्षेत्र में रहना पसंद करती हैं, या उनका बॉडी का टेम्परेचर उसी अकॉर्डिंग होता है। ये कम तापमान में उड़ भी नहीं पाती हैं, इसलिए तितलियों को ऊपर जब संकट पड़ता है तो इससे परागण कराती हैं तितलियां पौधों में, और ये टिड्डे, सर्प और मेढक का भोजन भी होती हैं। तो इसलिए तितलियों की संख्या में कमी के कारण हमारे इस जैव विविधता का जो फूड चेन है उसको प्रभावित करती है। अब हम लोग आते हैं संरक्षण में कि इनका संरक्षण कैसे किया जाए, यानी जो जैव विविधता है इसका संरक्षण कैसे किया जाए। तो संरक्षण के लिए हम लोग जैव मंडल रिजर्व का नीति अपनाते हैं। जैव मंडल रिजर्व वह स्थान है जहां प्राकृतिक और या अर्ध प्राकृतिक, ध्यान से देखिए कि प्राकृतिक वह स्थान हो जाए जो नेचुरल होता है किसी जीव जंतु प्राणी और वनस्पति को रहने के लिए, लेकिन अर्ध प्राकृतिक यानी उसमें आधा तो नेचुरल है लेकिन वह एरिया कम पड़ रही है तो थोड़ा जो है आर्टिफिशियल भी बना दिया गया। ये पहले जो प्राकृतिक है उसमें थोड़े सा एरिया को और ऐड करके मानवीय तरीके से उसमें पेड़ पौधे, घास, जंगल, पत्ते, फूल उगा के उसको बना दिया गया है। तो जैव मंडल रिजर्व की स्थापना की गई जो अर्ध प्राकृतिक या पूर्ण प्राकृतिक होती है। ये रणनीति अपना के वहां रहने वाले वनस्पति, जीव जंतुओं को उसके प्राकृतिक आवास की तरह ही आवास प्रदान कर देना संरक्षण की एक विधा के अंतर्गत आता है। इस प्रकार के जब जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधों इनको इस तरह की विधा के द्वारा संरक्षण प्राप्त किया जाता है या प्रदान किया जाता है, उनको दो तरह के नाम दिया गया है। एक इन सीटू यानी स्वस्थाने, इन सीटू या स्वस्थाने, या एक्स सीटू वाय स्थाने। तो आप ये जान लीजिए कि इन सीटू पर कम से कम 10 बार और एक्स सीटू पर 15 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप ये जान लीजिए कि स्वस्थाने और बाह्य स्थाने क्या है, इन सीटू या एक्स सीटू क्या है। जब अपने ही प्राकृतिक आवास में पेड़ पौधे, जीव जंतुओं को संरक्षण दिया जाता है तो वो स्वस्थाने कहलाता है, और जब इनके संरक्षण के लिए इनके प्राकृतिक आवास से दूर ले जाके कहीं उस तरह का माहौल बना के रखा जाता है, इनको जिलाया जाता है, इनको संरक्षण दिया जाता है, तो उसे बाह्य स्थाने कहते हैं। जैसे आप जान लीजिए कि तितलियों का जहां निवास स्थान था वो बगीचा हट गया या हटा दिया गया। अब तितलियों को कहाँ रखा जाए, या तो वो मर जाएंगी या तो भाग जाएंगी। तो उनको अगर वहीं बगीचे में रखा जाता जहां उनका प्राकृतिक निवास स्थान था तो वो इन सीटू होता यानी स्वस्थाने होता। लेकिन अगर उनको चिड़ियाघर में फूलों का बागान बना के वहां रखा जा रहा है तो ये बाहर उनको रखा जा रहा है उनके स्थान से, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स सीटू हो जाता है। जैसे शेर, बाघ, चीते को अगर जंगल में रहने दिया जाए तो वहाँ उनका संरक्षण हो, वहाँ उनके वंश की वृद्धि हो, वहाँ वो बच्चे करें, आगे बढ़ें, तो वो इन सीटू हो जाएगा। लेकिन जब उनको चिड़ियाघर में रखा जाता है, वहाँ उनकी देख रेख होती है, तो वह अपने स्थान में नहीं है, वो बाह्य स्थाने हो गए, उसे एक्स सीटू कहा जाता है। आशा है कि आप लोग इसको जान गए होंगे। अब आइए हम जल्दी से जान लेते हैं इन सीटू और एक्स सीटू किसको किसको कहते हैं। देखिए, जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, जीव मंडल रिजर्व हैं, तालाब हैं, झील हैं, ये सब इन सीटू होते हैं। यानी कि राष्ट्रीय उद्यान उसी जगह पे बनाया जाता है जहां वो नेचुरल होता है, वन्य जीव अभ्यारण्य भी उसी जगह प्राकृतिक जंगल की जगह को बनाया जाता है, जैव मंडल रिजर्व को भी प्राकृतिक या अर्ध प्राकृतिक होता है, तालाब जो होता है वह अपने तरफ का एक विविधता का केंद्र होता है, झील जो होती है ये इन सीटू है। इसमें रहने वाले जो जानवर हैं, जो जंतु हैं, वो अपने प्राकृतिक आवास में ही रहते हैं, तो इनको जो है इन सीटू कहा जाता है।
बाएं स्थाने में जैसे हमने घरेलू बगीचा लगा दिया, उसमें कुछ चिड़िया रहने लगी, उसमें प्राणी या वनस्पति बगीचा, वनस्पति का मतलब पेड़ पौधों का बगीचा लगा दिया, बड़े बगीचे लगा दिए तो उसमें आके कुछ पक्षी रहने लगे, कुछ जंतु रहने लगे, तो वो XC2 है। पहले उनका था नहीं, लेकिन हमारे बनाने के बाद इस बगीचे में वो रहने लगे। वृक्षों का उद्यान हो, बड़े बड़े वृक्ष लगा दिए जाएं ज़्यादा दूरी में, तो एक तरह से वो वहाँ कुछ जीव जंतु जानवर रहने लगते थे, जबकि उससे पहले वो अपने कहीं और रहते थे। तो यहाँ लगाने के बाद आने लगे, यानी XC2 हो गया। कोई जल तंत्र बना दिया जाए, चिड़ियाघर बना दिया जाए, तो चिड़ियाघर में विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को उस तरह का माहौल देके रखा जाता है, जबकि वो उनका प्राकृतिक आवास नहीं होता है, तो इसे भी XC2 कहा जाता है। बीज बैंक, जीन बैंक, बीज बैंक और जीन बैंक में जीव जंतुओं के अंडे, शुक्राणु और भ्रूण को अत्यधिक कम तापमान में द्रवित नाइट्रोजन में रखा जाता है, जिससे उनके वंश को आगे बढ़ाया जा सके। उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, XC2 कहते हैं, क्योंकि वो नेचुरल नहीं है, उसको रखा गया है। तो इस पे XC2, NC2 या इनके संरक्षण पे कम से कम 20 क्वेश्चन आए हैं। जगह का नाम दे दिया जाएगा आपको, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जीव मंडल रिजर्व, और उसमें एक दे दिया जाएगा चिड़ियाघर। तो बताएंगे कि आप बताइए इसमें XC2 कौन है, NC2 कौन है। तो आपको अपने हिसाब से सोच विचार के करना है। हमने आपको सब बता दिया है, आप उसको लिख भी लीजिए, बार बार याद भी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवाल भित्तियों के विरंजन का क्या कारण है, यानी जो कोरल लीफ हैं वो नष्ट कैसे हो जाते हैं, बर्बाद कैसे हो जाते हैं। इस पे भी कम से कम 6 बार क्वेश्चन आया है, और इसको थोड़ा सा अलग ढंग से पूछा जाता है। आप उसको ध्यान रखिए कि इनमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, एक ऑप्शन सही नहीं होता है, तो या 3 ऑप्शन सही नहीं होता, एक सही ऑप्शन होता है। तो उसको कैसे आप जानेंगे, देखिए जो प्रवाल भित्तियां हैं इसमें क्या होता है, सहजीवी शैवालों का मोचन हो जाता है और प्रवालों की मौत हो जाती है, तो कोरल लीफ्स जो है नष्ट हो जाते हैं। उसका कारण क्या है कि सागरी तापमान में जब बढ़ोतरी हो जाती है, या सागरी अम्लता में जब बढ़ोतरी होती है, वैश्विक उष्मन में, ग्लोबल वार्मिंग में जब बढ़ोतरी होती है, या पर्यावरण का अत्यधिक दबाव जब हो जाता है, तो इस कारण शैवालों का मोचन हो जाता है, प्रवालों की मौत हो जाती है, प्रवाल भित्तियों का विरंजन हो जाता है। यहाँ एक चीज आप ध्यान रखिएगा, सागरी लवणता नहीं है, लवणता की जगह यह अम्लता है, ध्यान रखिएगा, वहां लवणता लिखा रहता है ताकि आप लोग उलझ जाएं और वही को टिक कर दें, लेकिन वहां लवणता की जगह अम्लता पर आप लोग ध्यान रखिएगा। सागरी अम्लता, सागरी तापन। तो इस पे दोस्तों कम से कम 6 बार क्वेश्चन आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आज हम लोगों ने जैव विविधता की प्रवणता, जैव विविधता के संरक्षण, जैव विविधता के हॉटस्पॉट, जैव विविधता के ह्रास के कारण, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अगला जो चैप्टर हमारा होगा वो आर्द्र भूमियों के लिए रामसर सम्मेलन क्या होता है, और रेड डाटा बुक में किस किन जातियों या प्रजातियों को रेड डाटा बुक में रखा गया है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। धन्यवाद।